नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज का जो टॉपिक देखेंगे आपके सीजी टेट के अंतर्गत एक टॉपिक है एसएसटी का, यानी कि ये सेकंड पेपर का है। जो लोग एसएसटी दिलाएंगे उन लोगों के लिए है। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं ना, भारतीय समाज के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। और साथ ही साथ अंतिम में हम 10 ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इसके जस्ट वीडियो में रहेगा लगभग 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा जो कि एसएसटी का रहेगा। ठीक है, तो फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इस वीडियो का अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब जो है हम लोग रेगुलर रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर सर्वप्रथम समझते हैं भारतीय समाज का एक परिचय को समझ लेते हैं। किसी भी व्यक्ति या समाज का परिचय उसके नाम से ही प्रारंभ होता है। भारतीय समाज का भी एक नाम है जिसे हम क्या बोलते हैं, भारतीय भारतवर्ष कहते हैं। ठीक है, जो उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में कन्याकुमारी है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और जो पश्चिम में है द्वारका तक से। तो यही क्या है, हमारा देश भारत है जिसे हम भारतवर्ष भी बोलते हैं। भारतवर्ष का दूसरा नाम है हिंदुस्तान या इंडिया है। ये जो नाम है वहाँ समय समय पर अलग अलग लोग जब यहाँ पर आए थे भ्रमण करने के लिए तो इन्होंने ही इस नाम को चलाया है। अब जैसे कि यहाँ पर आता है कि भारतीय समाज एक बहुलवादी समाज है जिसमें एक जटिल सामाजिक व्यवस्था है जो जाति भाषाई धार्मिक जातिगत विभाजनों की भीड़ की विशेषता है। इसमें ग्रामीण शहरी आदिवासी समाज और भारतीयता के लोकाचार वाले सभी वर्गों के रहने वाले लोग शामिल हैं। यानी कि जो हमारा भारतीय समाज है वहाँ कैसा है, बहुभाषी कह सकते हो या बहुजाति भी कह सकते हो। अनेक धर्म हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक पंथ समुदाय के लोग यहाँ पर निवास करते हैं जो कि भारतीय समुदाय कहा उसे कहा गया है, यानी कि इनके अंतर्गत आता है। देखते हैं यहाँ पर भारतीय समाज की कुछ मुख्य विशेषता है उसके बारे में। दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है जो कि देखने में और पढ़ने में बहुत ही आसान लगता है कि हम लोग इसका आंसर को हल कर सकते हैं, लेकिन कई बार जो है इसी में फंसने वाला प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि कुछ कुछ ऐसे प्रश्न रहेगा जो कि मैं आपको नीचे में बताऊंगा कहाँ पर जो है दिक्कत होता है, उन सभी के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आता है भारतीय समाज की मुख्य विशेषता, तो क्या हो सकती है भारतीय समाज की मुख्य विशेषता। जैसे कि एक है बहुजातीय समाज। अब देखना, आप जो है अपने समाज को देखना, जैसे कि पूरे भारतवर्ष है उस चीज़ को छोड़ दो। आप जैसे कि आप कोई शहर में रह रहे हो या गांव में हो या कोई जंगल में रहते हैं, तो वो जो है अपने समाज को ही समझते हुए चलना है। तो वहाँ पर क्या होता है, अनेक जातियाँ, कोई एक जाति से नहीं है, अनेक जातियाँ वहाँ पर निवास करती हैं। ठीक है, बहुभाषी, कोई जो है अपनी अपनी जैसे कि क्षेत्रीय भाषा बोलता है या हो सकता है अपना जैसे कि कोई विशेष रूप से रहता है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, छत्तीसगढ़ी है, गोरी है, लरिया है और बहुत सारे हैं। तो इसमें क्या है, प्रधानता है क्योंकि सभी लोग वहाँ पर निवास करते हैं। बहुल वर्ग समाज है, यानी कि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो कि आता है, कोई गरीब है, कोई निम्न वर्ग का है, कोई उच्च वर्ग का है, कोई जो है और मतलब अलग अलग कैटेगरी में बटे रहते हैं। ये सभी क्या है इसी के अंतर्गत आता है। पितृ सत्तात्मक है, यानी कि हमारी जो समाज है वहाँ पितृ सत्तात्मक मतलब कैसे हुआ कि पिता का जो है शासन चलता है। अपने घर में देखना जो भी भूमिका रहता है मुख्य रूप से, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना मतलब घर का प्रमुख बोलते हैं, वो कौन होता है, माताएं नहीं होती, ये जो है पिता होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं पितृ सत्तात्मक समाज होता है। उसके बाद है विविधता में एकता, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं और समाज तभी कहलाएगा जब वहाँ एक साथ रहकर चलता है, तभी कहलाएगा वो। फिर आता है जनजाति है, परिवार है, क्योंकि देखो एक एक जने व्यक्ति से परिवार नहीं होता, कम से कम 2 से 3 4 5 लोग होते तब परिवार होते हैं। और 2 3 परिवार मिलने से समाज नहीं बनता, समाज जो है बहुत लोगों के मिलने से बनता है। तो ऐसा होता है अलग अलग सिस्टम। समानता प्रणाली है, अध्यात्मवाद है और भौतिकतावाद के बीच संतुलन। भाई मान लीजिए कोई समाज है, अब उस समाज में हजारों लोग रहते हैं, तो कई ऐसे लोग रहते हैं जो कि भौतिकतावाद को मानते हैं, कई ऐसे लोग रहते हैं जो कि अध्यात्मवाद को मानते हैं, या कई ऐसे रहते हैं जो कि दोनों के बीच को मानते हैं। व्यक्तिवाद है, सामूहिकता के बीच का संतुलन है। अब जैसे कि हजार लोग हैं उसमें हर व्यक्ति का अपना अपना एक विचार होता है
और इन्हीं विचारों को जो संतुलन करके चलना पड़ता है वो समाज में होता है। फिर आते हैं परंपरावाद और आधुनिकता का सह अस्तित्व। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने आपको बता दिया है भारतीय समाज की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता जो कि आपको याद रखना है इस पॉइंट में। कभी कभी इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है परिवार। तो परिवार क्या है, यहाँ पर सर्वप्रथम देखते हैं कि परिवार समाज की प्रारंभिक इकाई है। आपको याद रखना है परिवार क्या है, समाज की प्रारंभिक इकाई है, क्योंकि समाज के अस्तित्व का पूरा दायित्व परिवार का है और इसी आधार पर सभी समाजशास्त्री परिवार को सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। मैंने बताया था ना, मान लो जो एक अकेला व्यक्ति है वो परिवार नहीं कहा जाएगा, उसके एक पति है, एक पत्नी है, फिर उसके बच्चे हैं या उसके जो पिता है माता है, वो संयुक्त रूप से क्या हो गया, परिवार हो गया। फिर जो है बहुत सारे ऐसे परिवार मिलकर क्या बनाते हैं, समाज बनाते हैं, तो इसी को कहा गया है। जैसे कि एक कथन है यहाँ पर एंडरसन का, है ना, एक कोटेशन है किसका, एंडरसन का। ये क्या बोलते हैं कि परिवार एक रूप है वहाँ जिसमें हम जन्म लेते हैं और दूसरा रूप वहाँ है जिसमें हम बच्चों को जन्म देते हैं। परिवार की सार्वभौमिकता इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि हम में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परिवार के इन दोनों रूपों में किसी का भी सदस्य ना हो, है ना। मतलब एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि इन दोनों में से स्थिति में ना हो। यानी कि कहने का मतलब क्या है, हम जिसमें हम जन्म लेते हैं, जन्म तो सभी लोग लेते हैं, और दूसरा बात जो है हम बच्चों को जन्म देते हैं, तो ये तो दोनों लगभग होता ही है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं परिवार की विशेषताएं। ठीक है, परिवार की क्या विशेषता हो सकती है उन सभी के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो पहला आता है सार्वभौमिकता का पाया जाना। मतलब क्या होता है, परिवार एक ऐसा संगठन है जो सब समाज और प्रत्येक काल में पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी परिवार का अवश्य मतलब सदस्य अवश्य होता है। कहने का मतलब ये है कि जब से दुनिया की शुरुआत हुई है ना, और अभी तक देख लो कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि समाज है उस समय के देश काल वातावरण से वंचित रहा हो। कहीं ना कहीं ढंग से वो समाज में रहा है, तभी उनका विकास हुआ है। जो है समाज से विमुख रहता है, यानी कि समाज से दूरी बनाकर रहता है, उसका विकास कभी हुआ नहीं है, न कभी होगा। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो बीच का जो समय है वहां समाज के अंतर्गत ही गुजारना पड़ता है, जो कि सार्वभौमिकता पाया जाता है। दूसरा आता है भावनात्मक आधार पर बांधे रखना। तो परिवार में क्या रहता है, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं। पति पत्नी के साथ संबंध होता है, माँ का स्नेह होता है, पालन पोषण की व्यवस्था होता है, पिता के द्वारा की गई सुरक्षा और सदस्यों में पारस्परिक त्याग की भावना आदि का विशेषताएं इसमें होती हैं। कहने का मतलब ये है कि एक परिवार में जब रहते हैं तो सभी का प्रेम इसमें मिलता है, भावनाओं के रूप में यहाँ सभी कार्य करते हैं। तीसरा है आध्यात्मिक रचनात्मक प्रभाव। तो आध्यात्मिक रचनात्मक प्रभाव मतलब क्या होता है कि परिवार सभी व्यक्तियों के लिए सामाजिक पर्यावरण होता है, क्योंकि परिवार प्रथम पाठशाला है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। परिवार जो है जैसे कि एक बच्चे के लिए पहला मतलब गुरु किसे बोलते हैं, हम लोग माँ को बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो परिवार होता है वहाँ पाठशाला रहते हैं जो कि बच्चों को सीख देने का कार्य करता है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को फास्ट लगते ना तो एक चीज़ को समझना, मैं जो है इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ, सीधा पॉइंट टू पॉइंट ही बता रहा हूँ, इसलिए जो है समय आप लोगों को कम लगेगा, साथ ही साथ अच्छे से अच्छा जानकारी मिलेगा। इधर उधर की बातें करूँगा तो फिर समय और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि जो पॉइंट है बस उसी पर ही चर्चा करो। चौथा ऑप्शन क्या है कि सीमित आकार का होना। आजकल जो परिवार सीमित आकार का हो गया, जैसे कि यहाँ पर है, इनमें वे व्यक्ति ही सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें जन्म लिए हो, विवाह किए हो अथवा निर्माण अथवा विकास में प्रयत्नशील रहे हो। इस आधार पर परिवार का आकार छोटा होता है। आप देखना पहले क्या होता था, संयुक्त परिवार होता था जिसमें माँ बाप है, फिर उसके बच्चे हैं, फिर उसके बच्चे हैं, फिर उसके बच्चे लोग रहते थे। लेकिन अब आजकल हो क्या गया है, संयुक्त परिवार, यानी कि माँ बाप है फिर उसके बच्चे हैं, बस इतने तक ही सीमित हो गए हैं। पांचवा पॉइंट में क्या आता है कि सदस्यों का असीमित उत्तरदायित्व।
भाई जैसे कि एक परिवार में 5 लोग हैं तो 5 लोगों का अलग अलग दायित्व रहते हैं। जैसे कि प्रत्येक परिवार के जो सदस्य का परिवार के प्रति कुछ न कुछ उत्तरदायित्व होता है। पारिवारिक बंधन परिवार के सदस्यों को उत्तरदायी निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। छठवा जो ऑप्शन है उसमें क्या है कि सामाजिक नियंत्रण पर बल देना होता है। जैसे कि परिवार सदस्यों पर नियंत्रण रखता है, जैसे शिष्टाचार है, व्यवहार है, रीति रिवाज, धर्म, शिक्षा, कर्तव्य, इन सभी के माध्यम से परिवार के सदस्यों पर नियंत्रण करते हैं। परिवार में अगर कोई व्यक्ति रहते हैं ना तो कोई भी प्रकार के जैसे कि बाहरी जैसे कि कुछ भी प्रॉब्लम रहता है वो परिवार में हल हो सकता है, उनका नियंत्रण रहता ही है। देखना जो लोग परिवार के साथ जुड़कर नहीं रहते वो बच्चे क्या हो जाते हैं, ज़्यादातर बिगड़ जाते हैं। इसमें यहाँ पर क्या बोला गया है, शिष्टाचार सीखने को मिलता है, एक दूसरे से व्यवहार करने को सीखने को मिलता है, किसी भी रीति रिवाज को पालन करने के लिए निर्भर रहते हैं, किसी धर्म व्यवस्था है या जो उनके कर्तव्य रहते हैं उन सभी ये सदस्य परिवार के रूप में इनका नियंत्रण करते हैं। अब देखते हैं परिवार के प्रकार। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आजकल परिवार के प्रकार क्या होते हैं हम सभी को पता है, लेकिन सत्ता के आधार पर देखते हैं तो सत्ता के आधार पर 2 प्रकार के हैं। एक तो है मातृसत्तात्मक परिवार होता है, एक पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं। मातृसत्तात्मक मतलब आप सभी को पता है कि जो पारिवारिक सत्ता जो रहता है वह माता या स्त्री के हाथ में होती है तथा पुरुष के स्थान पर कर्ता स्त्री को उसे ही मातृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। यानी कि घर में आपका कुछ भी डिसीजन होता है, कुछ भी कार्यक्रम होता है, वहाँ उस घर के जो प्रमुख स्त्री रहते हैं या हम कह सकते हैं माँ रहती हैं, उनके हिसाब से होता है। ठीक है। और उसी प्रकार क्या है पितृसत्तात्मक परिवार, जिसमें संपूर्ण अधिकार जो है एक पिता के पास होता है और वही जो है अपने घर के बारे में वहाँ निर्णय लेता है, उनके हितों के लिए निर्णय लेते हैं, उनके भले के लिए निर्णय लेता है। तो ये क्या है, सत्ता के आधार पर है। और एक होता है निवास के आधार पर। तो क्या है, मात्र स्थानीय परिवार, यानी कि जिन परिवारों में विवाह के उपरांत पत्नी पति के घर पर नहीं रहती बल्कि पिता के घर पर रहती है और पति ही स्वयं पत्नी के घर पर स्थायी या अस्थायी तौर पर निवास करते हैं, ये मात्र स्थानीय परिवार हैं। जैसे कि एक होता है छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, लमसेना विवाह। ठीक है। तो लमसेना विवाह में क्या चलता है कि शादी करने से पहले जो वर रहता है यानी कि जो लड़का रहता है वहाँ लड़की के माता पिता के घर जाकर वहाँ पर सेवा करते हैं, या कभी कभी क्या होता है कि शादी करने के बाद वहीं पर जाके रहते हैं या बसते हैं। तो इसे ही कहा गया है मातृ स्थानीय परिवार, जिसमें पत्नी पति के घर नहीं आता बल्कि पति जो है पत्नी के घर जाकर रहता है, या अस्थायी तौर पर हो या स्थायी तौर पर हो। दूसरा जो ऑप्शन आता है वहाँ पितृ स्थानीय परिवार, जिसमें विवाह के पश्चात जो नई वधु है अपने ससुराल यानी कि पति के घर आकर निवास करते हैं, जो कि लगभग आजकल यही चलन में है, लगभग सभी के घर में होता है। ठीक है। एक तीसरा पॉइंट आता है नव स्थानीय परिवार, जो कि बहुत देखने को मिलता है। होता क्या है इसमें, नवीन विवाहित दंपति ना तो पति और ना भी पत्नी के घर रहती बल्कि वे अपना अलग घर बनाकर रहते हैं। जैसे कि शादी हो गया, शादी होने के बाद क्या है, घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, झंझट हो रहा है, झंझट हो रहा है, तो उससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि नहीं, हम दोनों मतलब पति पत्नी अलग रहते हैं घर बनाकर, या शहर में जाकर किराया लेकर रहते हैं, कुछ काम करते हैं। तो ये सब चीज देखने को आपको मिलता है हमारे समाज में अभी भी। एक और आता है विवाह के आधार पर। तो विवाह के आधार पर क्या होता है, एक विवाहित परिवार, यानी कि जब पुरुष एक विवाह करके परिवार बसाता है तो उसे एक परिवार को एक विवाहित परिवार कहा जाता है, यानी कि एक पति और एक पत्नी पूरा जीवन जो है उसी पर ही निर्भर रहते हैं। दूसरा होता है बहुविवाहित परिवार, पुरुष या महिला एक से अधिक विवाह करते हैं, जैसे कि मुसलमान में होता है या जनजातियों में आपको देखने को मिलता है, जैसे कि नागा है, गौड़ा है, बैगा है, टाडा है आदि ऐसे परिवार हैं जो कि देखने को मिलते हैं। बहुत से पति ऐसे रहते हैं जो कि पत्नियों को रखे रहते हैं। ठीक है। एक पॉइंट आता है सदस्यों के आधार पर। तो सदस्यों के आधार पर क्या है, एकाकी परिवार होता है, इसमें परिवार का जो स्वरूप होता है वह छोटा रहता है और इन परिवारों में पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चों ही एक साथ रहते हैं। एकाकी मतलब क्या होता है, पति और पत्नी फिर उनके जो है 2 बच्चे, बस इसे ही कहते हैं एकाकी परिवार।
और इसी में एक और आता है संयुक्त परिवार, जिसमें इसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है, जिसमें 3 पीढ़ियों तक के सदस्य रहते हैं, यानी कि दादा, फिर उसके बाद उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे। ये क्या हो गया? संयुक्त परिवार हो गया, जो कि एक ही निवास पर रहते हैं, एक साथ भोजन करते हैं और संपूर्ण कार्य जो करते हैं वहाँ। और ये जो ज़्यादातर देखने को मिलता है आपको ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है, अभी भी गाँव में देखने को मिलता है। 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक एक साथ लोग रहते हैं, लोग निवास करते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक नया टॉपिक देखते हैं, महिलाओं की समस्या। महिलाओं की समस्या, जैसे कि आप एसएसटी में देखोगे, पहला ही इकाई में इस चीज़ को दिया हुआ है, महिलाओं की समस्या के बारे में, उनके निराकरण के बारे में, क्या क्या समस्या होता है उन सभी के बारे में। ठीक है, तो कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको मैंने यहाँ पर लेकर आया हूँ, जो कि अच्छा है। ठीक है, जैसे कि एक होता है शैक्षणिक समस्या। हम सभी को पता है महिलाओं के साथ जो शैक्षणिक स्तर है, आप देखना जैसे कि छत्तीसगढ़ में एजुकेशन दर है, जो साक्षरता दर है, पुरुषों में लगभग 80% है। मुझे इतना क्लियर तो पता नहीं है, जिस समय जब पढ़ाऊंगा ना तो बता दूंगा। लगभग 80% है। वहीं महिलाओं का जो है साक्षरता दर लगभग 60% है। तभी जाके एक संयुक्त रूप से निकालते हैं ना, वहाँ 70% रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं शैक्षणिक समस्या है, अभी भी है। भारत में नगरों की तुलना में गाँव में स्त्री साक्षरता बहुत कम है। शिक्षा न दिलाने का कारण अलग अलग है, जैसे कि पर्दा प्रथा है, स्त्रियों को पुरुषों पर निर्भरता है, एवं उनके कार्य क्षेत्र घर तक ही सीमित होना है। तो बहुत सारे ऐसे वजह रहते हैं जो कि शैक्षणिक समस्याएं होती हैं। एक इसी में आता है सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या के अंतर्गत बहुत सारा, जैसे कि बाल विवाह है। हम सभी को पता है कि बाल विवाह जो है अब बहुत कम हो गया है, लेकिन कहीं न कहीं देखने को मिलता है, जैसे कि प्राचीन समय में भारत में होता था, बाल विवाह का बहुत प्रचलन था। यानी कि लड़कियों का जो उम्र नहीं हुआ रहता है, फिर भी उनका शादी कर देते हैं। तो इससे क्या है, बहुत सारी दिक्कत है। एक तो क्या है, बच्चे में जब बच्चे होते हैं तो उस समय दिक्कत हो गई उनका शारीरिक रूप से, उसका शिक्षा भी नष्ट हो गया। फिर उसके जो मतलब खेलने कूदने का जो दिन था, वो भी शारीरिक रूप से क्या हो जाता है, वहाँ पिछड़ेपन में आ जाता है, यानी कि पीछे हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ होता है एक बाल विवाह की वजह से। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा भी ना कि स्वास्थ्य है, अकाल मृत्यु है, वैधव्य यानी कि विधवा होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे महिलाओं, खासकर से जो ये समस्या ना, महिलाओं को ज़्यादातर भुगतना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं बाल विवाह भी एक समस्या है सामाजिक रूप से। और ये ज़्यादातर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है, आदिवासी क्षेत्रों में या जंगली क्षेत्रों में। उसके बाद है विधवा पुनर्विवाह का अभाव। एक तो क्या होता है, जैसे कि पत्नी की मृत्यु पर पति दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन यही उल्टा हो तब स्त्री को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि क्या होता है, कोई पति है, अब उसका पत्नी खत्म हो गया, तो मुश्किल से 1 महीना, 2 महीना या 6 महीने के अंतर्गत वो जो पति है दूसरे स्त्री से शादी कर लेते हैं। इतना तो ठीक है, लेकिन यही चीज़ उल्टा कर दो, एक पति का देहांत हो गया और स्त्री का जो है, मतलब स्त्री है, तो वो जो है सोच भी नहीं सकती कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि ये परिवार का निर्णय होता है, उनके बड़े बुजुर्गों का निर्णय रहते हैं। ये भी जो है विधवा पुनर्विवाह का अभाव के अंतर्गत आता है। फिर आता है दहेज। हम सभी को पता है दहेज, है ना। दहेज क्या होता है, अभी जो है समाज के एक गंभीर समस्याओं में से एक है। इसमें होता क्या है कि दहेज की समस्या के कारण ही अनेक क्षेत्रों में बच्चियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता है। क्योंकि पता है घर में अगर 3 बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, इसका मतलब उनको दहेज ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, उनको मार देते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा लड़का होंगे तो उनको रहता है कि हाँ, हम जो हमारे पास है बहुत सारा दहेज आएगा। तो ऐसा नहीं है, मतलब पहले होता था, लेकिन अब तो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो गया है। फिर आता है एक वेश्यावृत्ति भी है, गरीबी, धन की लालसा, दहेज, बाल विवाह, उसके बाद है विधवा पुनर्विवाह पर मनाही इत्यादि कारणों से भारत में वेश्यावृत्ति और कालगल्ल की समस्या महिलाओं के लिए बंद समाज की मानसिकता के कारण गंभीर होती जा रही है। फिर आता है एक पर्दा प्रथा, यानी कि स्त्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पर्दे के आड़ में रहे और पुरुषों से सीधे बात ना करें। पर्दा प्रथा के कारण स्त्रियों के जो व्यक्तिगत का विकास नहीं हो पाता है, वे शिक्षण ग्रहण करने तथा अर्जन करने से वंचित रह जाती हैं, तथा स्वास्थ्य पर भी इनका बुरा प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर देखा जाए ना, तो फिर महिलाओं के साथ बहुत से ऐसे समस्या है जो कि लगभग होता ही रहता है।
हम सभी को पता जरूर नहीं चलता, लेकिन ये सामाजिक मुद्दा है और ये चीज़ होता रहता है। ठीक है, तो समय जो है मतलब सरकार जो है समय समय पर इनके निदान के लिए कुछ न कुछ कार्य करते हैं। जैसे कि क्या है, यहाँ पर महिलाओं की समस्या के समाधान हेतु कुछ प्रयत्न हैं। सबसे पहला आता है सती प्रथा निषेध अधिनियम, जो कि 1829 में है। हम सभी को पता है कि एक है जो समाज सुधारक हुए थे राजा राम मोहन राय, और एक है अंग्रेज अधिकारी। इन दोनों ने मिलकर जो है सती प्रथा का विरोध किया था और इसके लिए एक एक्ट भी लाया था। हालांकि जो है इसे समय समय पर बदल दिया गया है। सती प्रथा मतलब होता क्या है, अगर पति का देहांत हो गया ना तो उस जलती चिता में स्त्री को बैठना पड़ता था जलने के लिए। दूसरा क्या है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। ये क्या है, विधवा विवाह मान्य किया गया तथा विवाह के बाद उत्पन्न संतान को भी वैध माना गया है। जैसे कि क्या हो गया, विधवा का विवाह हो गया, फिर उसके बाद जो संतान होते हैं ना उनको कानूनी रूप से वैध माना गया है। तीसरा जो ऑप्शन है वहाँ बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, फिर उसे परिवर्तित किया गया 1938 है 1978 में। इसे ही शारदा एक्ट के नाम से जाना जाते हैं। और शारदा एक्ट के माध्यम से ही एक लड़का को 21 वर्ष है और लड़की को 18 वर्ष, जो आज हम लोग चलाते हैं ना 18 और 21 वर्ष, तो यही मान्य है जो कि शारदा एक्ट के माध्यम से हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो चौथा पॉइंट क्या है, हिंदू स्त्रियों का संपत्ति का अधिकार अधिनियम 1937 है, जिसे परिवर्तन किया गया है 1956 में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है। फिर आता है दहेज निरोधक अधिनियम 1961 परिवर्तित 1986 है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हिंदू शब्द प्रयोग क्यों ना, तो ये क्या है, इन लोगों के लिए है। और जो देश में अलग अलग जैसे कि समाज के लोग रहते हैं, उन सभी ने अपने अपने समाज के लिए एक कुछ न कुछ ढंग से समाज सुधार के लिए कानून बनाए हैं जो सभी में लागू होता है। तो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं एसएसटी यानी कि भारतीय जो समाज है, भारतीय परिवार है, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। अब चलते हैं इनके बारे में कुछ जो प्रश्न है उसको देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसके बारे में देखते हैं कि किस आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से बढ़ती है। तो सही जवाब आ जाएगा 12 से 14 वर्ष तक की लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों में इसी समय जो है प्यूबर्टी प्रारंभ हो जाती है। आज का पहला प्रश्न है, समाज शास्त्र के जनक माने जाते हैं। आपको बता रहे हैं कि समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, समाज शास्त्र का पिता। आंसर आ जाएगा अगस्त काम्ट। अगस्त काम्टा इसका आंसर सही रहेगा। अगला है समाज शास्त्र विज्ञान है। समाज शास्त्र विज्ञान है, किसका विज्ञान है, समाज का है, ना कि मनुष्यों का, क्योंकि समाज के अंतर्गत ही व्यक्ति आते हैं, मनुष्य आते हैं और उनकी प्रथाएं भी इनमें शामिल रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं समाज शास्त्र विज्ञान है, किनका है, समाज का विज्ञान है। अगला है समिति का प्रमुख लक्षण है। आपको बता रहे हैं जैसे कि समिति है तो उस समिति का प्रमुख लक्षण क्या होता है, जैसे कि स्थायीपन है कि अनिवार्य सदस्यता है, या व्यक्तियों का संगठन और निश्चित उद्देश्य होता है, या अमूर्त संगठन होता है। जैसे कि आप लोग देखना कोई समिति है, जैसे कि एक समूह स्व सहायता समूह चलता है, ये भी क्या है, एक समिति है। तो क्यों बनाए रहते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ ढंग से व्यक्तियों का संगठन रहते हैं, एक निश्चित उद्देश्य के लिए होते हैं। तो सी आंसर सही रहेगा। अगला है वर्तमान में परिवार का कौन सा स्वरूप मान्य है, बताना है वर्तमान में जो परिवार का कौन सा स्वरूप मान्य है। एक विवाहित परिवार है कि बहुपति विवाह परिवार है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, पहला ही आंसर सही रहेगा। एक विवाहित परिवार है यानी कि एक पति है और एक पत्नी है, ये मान्य है, लेकिन सभी जाति धर्म में अलग अलग ढंग से हैं। अगला है जाति की सदस्यता का आधार क्या है, बताना है जाति की जो सदस्यता है इनका आधार क्या है। जन्म, कर्म, व्यवसाय, अर्थ। सही जवाब क्या जाएगा, जन्म रहेगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना कि जन्म में, अब जैसे कि कोई एसटी है, ठीक है, एसटी है, या जैसे कि मैं जो रहता हूँ मेरे पास एक लोग रहते हैं ध्रुव समाज के लोग है ना, तो उसके घर में जो भी बच्चा जन्म लेगा वो क्या होगा, ध्रुव ही कहलाएगा, वो उसके वंशज के हिसाब से है ना। कोई जैसे कि साहू हैं तो उसके बाद जो उसके बच्चे आ रहे हैं वो भी साहू हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जाति है यानी कि मेरा जो जाति है, साहू है, ध्रुव है, या गौड़ है, देवांगन है, जो भी रहेगा वो सभी क्या है, जन्म के आधार पर होता था। तो पहले क्या है, पहले जो होता था ना वो कार्य के आधार पर होता था, यानी कि
जन्म तो आप ले लिए, लेकिन आप में जो रुचि है आप उसी ही कहलाओगे। जैसे कि कोई सेना में जा रहे हो तो आपको जो क्षत्रिय कहा जाएगा, आप जो है वेद पुराण पाठ कर रहे हो तो ब्राह्मण कहा जाएगा, या आप जो है कि व्यापार कार्य कर रहे हो तो आपको वैश्य कहा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो प्रश्न क्या दिया गया है कि जाति की सदस्यता का जो आधार होता है वहाँ जन्म पर आधारित होता है। उसके बाद है जनजाति में परिवार का निम्न में से कौन सा रूप है जहां परिवार का वंश नाम पिता के नाम के आधार पर चलता है। तो जो पिता के नाम पर चलता है, जैसे कि हम लोग एक चीज देखते हैं रामायण है ना, तो रामायण में क्या बोलते हैं रघुवंश, यानी कि उनके पूर्वज कौन हुए थे, रघु हुए थे, जिनके वंशज कौन है राम है, इसलिए हम रघुवंश पढ़ते हैं या सूर्यवंशी पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ते हैं ना। तो अब अपने ऊपर लग देखो, हमारे जो पिताजी है, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, तो हम उसी पर ही निर्भर रहते हैं, यानी कि उनके वंशावली पर ही निर्भर रहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं पितृवंशी आंसर सही रहेगा। 7वां प्रश्न है निम्नांकित में से समुदाय कौन सा है। अब आपको देखना है जैसे गांव है, जाति है, राष्ट्र है, बंदीगृह है, इसमें समुदाय कौन सा है, गांव रहेगा। क्योंकि गांव में क्या रहते हैं, बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं, बहुत सारे भाषा बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कि उच्च भी है, निम्न है, मध्यम वर्ग है, तो हम कह सकते हैं समुदाय कौन सा है, गांव आंसर सही रहेगा। अगला है निम्न में से कौन सा तथ्य राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। तो निम्न में से कौन सा ऐसा तथ्य है जो कि राज्य के लिए आवश्यक नहीं है, ये रहेगा सामाजिक व्यवस्था राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है, एक राज्य जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में क्या आवश्यक होना चाहिए, एक तो भूभाग है ना, जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ ऐसा ढंग के हैं, तो ये क्या है, भूभाग हो गया। फिर इसमें जो जनसंख्या है लगभग कुछ कम, अब जो है 3 करोड़ के लगभग आसपास होने वाला है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, जनसंख्या हो गया। फिर इसमें शासन भी है, सरकार भी है, लोकतंत्र भी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था ये सरकार की बात नहीं है या राज्य की बात नहीं, ये जो है समुदाय की बात होता है। फिलहाल जो इसका आंसर रहेगा सामाजिक व्यवस्था रहेगा, जो कि आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये जो है समाज की आवश्यकता है। अगला है शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है, किसने कहा है। तो ये जो शब्द है वहाँ किसने कहा है, महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी ने कहा है। दोस्तों यहाँ पर 10वां प्रश्न है, उसके बारे में देखते हैं कि नवपाषाणकालीन मानव की प्रमुख उपलब्धि रही है। नवपाषाणकालीन मानव की प्रमुख उपलब्धि रही है, तो क्या रही है, यहाँ पर जो ऑप्शन दे गए ना इसमें से आपको बताना है, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो रहेगा उसमें जरूर बता दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।